Hello everyone, myself Bhavya Chaudhary and today I am here to teach you modern history for specifically UPSC EPFO. So this is my first lecture. Let's start. तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे हम. लेक्चर नंबर 1 that is advent of Europeans in India. That is advent of Europeans in India. तो सबसे पहले उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री हमने जो स्टार्ट की वो यहीं से स्टार्ट क्यों की. एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. जैसे हिस्ट्री में 3 पीरियड्स हैं, एंशिएंट, मिडिएवल एंड देन मॉडर्न पीरियड. तो जो मॉडर्न पीरियड है ना, ये इजीली हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि लेकिन हम ये मानते हैं कि जो मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री हुई है, वो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट हुई है. लेकिन इसके साथ साथ हमें मिडिएवल हिस्ट्री के जो 15th सेंचुरी है वहाँ से भी कनेक्ट करते हुए चलना पड़ेगा. ठीक है, तो ये क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं हो पाती है मॉडर्न हिस्ट्री. लेकिन जैसे मैंने बोला, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया से हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं या मॉडर्न पीरियड मानते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, दैट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. तो जैसे मैंने बोला आपको कि ये क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं है, लेकिन हम मानते कहाँ से हैं कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है. लेकिन हमें मिडिवल पीरियड को लेके साथ चलना पड़ेगा 15th सेंचुरी से. ओके, आगे चलते हैं थोड़ा सा. दैट इज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरोपियंस एडवेंट इन इंडिया. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यूरोपियंस जो हैं वो इंडिया में आए. तो डिस्कस करते हैं. पहला फैक्टर है स्पिरिट ऑफ रेनेसां, पुनर्जागृति. 15th सेंचुरी ऑफ यूरोप में 15th सेंचुरी में यूरोप में रेनेसां स्टार्ट हो गया, लिबरल थिंकिंग स्टार्ट हो गई थी. ठीक है. दूसरा, यूरोपियंस जो हैं वो शिप बिल्डिंग में, नेविगेशन में स्ट्रांग हो रहे थे, यहाँ तक कि इकोनॉमी में भी स्ट्रांग हो रहे थे. और जैसे कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जब हम फूड, शेल्टर और क्लोथ ये कंप्लीट कर लेते तब हम आगे की बात सोच पाते हैं. एक थ्योरी है दैट इज मैस्लो थ्योरी, तो तब हम आगे सोच पाते हैं. तो वही चीज़ें हैं, जब बेसिक नीड्स कंप्लीट हो गई थी और वो और एडवांसमेंट की तरफ चल रहे थे, तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि हम इंडिया की तरफ भी जाएं, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में जो कमोडिटीज़ थी वो बहुत ही चीप प्राइस में मिलती थी और बहुत सारी चीज़ें थी जो यूरोपियन मार्केट्स में नहीं अवेलेबल थी. बेसिकली जो अरब इन्वेडर्स थे वो क्या करते थे, इंडियन मार्केट से कमोडिटीज़ लेके जाते थे और यूरोपियन मार्केट्स में सेल करते थे. और लगभग 10 टाइम्स से ज़्यादा वो उनको वो कमोडिटीज़ जो है प्रोवाइड करते थे. तो इससे यूरोपियंस क्या हुए, काफ़ी क्यूरियस हुए कि हमें भी जो है प्रॉफिट कमाना है. ठीक है, क्योंकि क्या करते थे अरब मुस्लिम इन्वेडर्स ने, पूरा रेड सी वाला एरिया जो है वो क्या कहते हैं, उनकी वहाँ पर मोनोपोली थी, वो उनके अंडर था, वो वहाँ से किसी को जाने नहीं दिया करते थे. तो इसलिए जो यूरोपियंस हैं वो ये चाह रहे थे कि हम जो है सी रूट फाइंड आउट करें इंडिया के लिए, लेकिन जो है जो मुस्लिम इन्वेडर्स हैं या अरब इन्वेडर्स हैं उनको बाईपास करके. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं कि डिमांड ऑफ लग्जरीज इंडियन कमोडिटीज़ की बहुत ज़्यादा थी. स्पाइसेस जो थे अवेलेबल नहीं थे यूरोप मार्केट्स में, जो इंडियन मार्केट्स में ही थे. उससे क्या होता था, मीट प्रिजर्व कर सकते थे और मीट में टेस्ट भी आने लगा. तो इसीलिए जो है इंडियन कमोडिटीज़ की वहाँ पर इतनी ज़्यादा डिमांड थी. दूसरा, स्पेन और जो पोर्टुगल थे दोनों, इनको नॉर्थ यूरोपियंस ने शिप, मैन पावर और बहुत ज़्यादा हर चीज़ से एड किया कि आप फाइंड आउट कीजिए कि कैसे हम सी रूट्स ढूंढेंगे टूवर्ड्स इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट, पोर्टुगीज जो थे वो पायनियर्स थे. स्टार्टिंग तो पोर्टुगीज ने किया, उसके बाद आए आपके डच, देन उसके बाद आपके आए इंग्लिश, देन डेन्स, देन फ्रेंच. ठीक है. काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है आपके यूपीएससी ईपीएफओ में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे पहले कौन आया था, सबसे बाद में कौन आया था,
ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया पोर्टुगीज आए थे, पोर्टुगीज आए थे, देन उसके बाद डच, देन उसके बाद इंग्लिश, देन डेन्स एंड देन फ्रेंच। तो ये बारी बारी से इंडिया आए। और जैसे आप जानते हैं इंडिया पे रूल कौन कर पाया, इंग्लिश या ब्रिटिश रूल कर पाए। तो क्या रीजन था कि पोर्टुगीज भी थे, डच भी थे, डेन्स भी थे, फ्रेंच भी थे, पर इंडिया पर इतने टाइम तक रूल जो है ब्रिटिश कर पाए। तो उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम, कुछ जो फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कि मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, ये आपको हेल्प करेगा लर्न करने में। ठीक है, जैसे मैंने बताया सबसे पहले आपके आए पोर्टुगीज 1498 में, 1498 में। आपको पता है they were the first Europeans who came to India and were also the last to leave India। ठीक है, सबसे पहले आए थे पोर्टुगीज और सबसे लास्ट में इन्होंने इंडिया को छोड़ा। 1498 में आ गए थे एंड दे लेफ्ट गोवा दमन दीव इन 1961। सबसे पहले आ गए थे और सबसे लास्ट में छोड़ा। पोर्टुगीज 1498 ईयर भी याद करते हुए चलेंगे। देन उसके बाद डच 1596 में, डच आए आपके 1596, 1498। ठीक है, लगभग मान के चलिए 98 ईयर्स ही हैं, लगभग 100 ईयर्स का गैप है। ठीक है, 1498 है, 1596 में आपके आए डच। उसके पीछे पीछे आ गए आपके इंग्लिश 1600 में, इंग्लिश आ गए 1600 में। क्वीन एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 ईयर का क्या कहते हैं बोला था कि आप 15 ईयर्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में। उसके बाद 1609 में वो इनडेफिनेटली पीरियड के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया था, लेकिन उनको 15 ईयर्स के लिए सबसे पहले क्या किया गया था, परमिट किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि क्वीन एलिजाबेथ ने क्या इनडेफिनेटली पीरियड के लिए इंग्लिश को परमिशन दी थी फॉर ट्रेड इन इंडिया। तो आप बताएंगे नहीं, फॉर 15 ईयर्स, उसके बाद एक्सटेंड हुआ। देन PDE हो गया। देन आते हैं आपके डेन्स 1620 में, ठीक 20 ईयर्स का गैप लेके 1620। और डेन्स तो दो ही जगह थे, एक जगह इनका सेटलमेंट था, एक जगह ये आए थे। सेटलमेंट इन्होंने किया सेरमपुर में और आए थे ये तंजोर यानी कि तमिलनाडु वाले एरिया में, और ज्यादा टाइम तक रुक भी नहीं पाए। रीजन था कि इनका सिर्फ ट्रेड पर्पस नहीं था, इनका था क्रिश्चियनिटी की तरफ भी था। तो आपको पता ही है 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ है, ऑल दो फैक्टर्स थे, लेकिन एक रीजन उसमें ये भी था, एक वन ऑफ द मेजर रीजन ये भी था जो रिलीजन था, इसकी वजह से वो जो फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 में तब्दील हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं फ्रेंच 1664 में, फ्रेंच आते हैं आपके 1664 में। तो आपको ऐसे याद रखना है जैसे मैंने आपको बताया है। क्या बताया मैंने आपको बताया है, कुछ चीजें याद करेंगे। पोर्टुगीज जैसे P D E D F। ठीक है, पोर्टुगीज आए सबसे पहले, पोर्टुगीज आए सबसे पहले इसमें 1498, आपको याद रखना है। देन आपके आए डच, डच आए आपके, कब आए थे डच, मैंने बताया था 100 ईयर्स है लगभग, यानी कि 98 ईयर्स हैं, तो 1596 में। इंग्लिश कब आए आपके, कब आए इंग्लिश, इंग्लिश और ब्रिटिश, इंग्लिश और ब्रिटिश कब आए आपके 1600, 1600। देन आपके आए डेन्स, डेन्स। ठीक है, डेन्स कितने कब आए आपके डेन्स, ये है आपके 1602 में। और फिर आपके आए लास्ट में फ्रेंच, जो कि आए आपके 1664 में। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो याद, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ सबसे पहले लगाई थी और उसको याद भी कराऊंगी, बट आपको क्या करना है, बिल्कुल अटेंशन के साथ ये लेक्चर सुनते रहे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते, ये हमारा हो गया है। ठीक है, तो ये जो मैप था ये वही था कि
क्या कहते हैं, ये जो वाला एरिया था, ये यहाँ पे काफी ज्यादा चलो चलिए मैं वैसे ही बता देती हूँ। ये मतलब एरिया है आपका कि अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ तक पहुंचे थे, और उसके बाद कहाँ कहाँ कैसे कैसे, मतलब जो एरिया था आपका रेड सी वाला एरिया था, ठीक है, वहाँ पे मुस्लिम इन्वेडर्स थे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और पोर्टुगीज चाहते थे उनको बाईपास करना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आपका द पोर्टुगीज इन इंडिया, द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे, हमेशा क्वेश्चन याद रखना है, they were the first to come in India and were the last to leave the country, okay। तो देखते हैं सबसे पहले, आप देखिए क्योंकि यूपीएससी ईपीएफओ थोड़ा फैक्चुअल की तरफ उसका ज्यादा रुझान है, तो कुछ जो वो फैक्चुअल चीजें हैं हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरियंस हैव ऑब्जर्व द आइडिया, तो जब जैसे मैंने बोला आपको कि पोर्टुगीज चाहते थे कि वो ओशियन सी रूट फाइंड आउट करें इंडिया तक के लिए, ठीक है। तो एक थे उनमें से प्रिंस हैरी ऑफ पोर्टुगल, उनकी बड़ी तमन्ना थी कि वो इंडिया को फाइंड आउट करे थ्रू ओशियन रूट्स, बट उससे पहले ही वो उनकी डेथ हो गई। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है, उनका निकनेम जो है, जो उनको कहा जाता है नेविगेटर, तो पूछ सकते हैं हु वाज कॉल्ड एज नेविगेटर आल्सो, तो आपको कुछ ऑप्शंस दे देंगे, तो आपको भूलना नहीं है कि प्रिंस हैरी ऑफ पोर्टुगल को ही क्या नेम देते हैं, नेविगेटर कहते हैं, एंड ही वाज पोर्टुगीज, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि वो मुस्लिम डोमिनेशन जो था उसको मेडिटेरियन एरिया का जो था, ठीक है, उसको सरकमवेंट करना चाहते थे और बाईपास करके जाना चाहते थे, ठीक है, वही, बट वही है हुआ कि उनका जो ये सपना था सपना ही रह गया, रियलिटी नहीं बन पाई, ठीक है। जो पोर्टुगीज थे स्टार्टिंग में दे वर वेरी अगेंस्ट ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, वो उनके अगेंस्ट थे, लेकिन धीरे धीरे जब वो इंडिया में आए तो वो हिंदूज के भी जो है अगेंस्ट हो गए, ठीक है। उनका क्या था, मतलब बेसिकली उन्होंने क्या किया 1579 में अकबर के पास अपने मिशनरीज भेजे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं ईपीएफओ में कि वो कौन से किंग थे, मुगल एम्परर थे जिनके पास पोर्टुगीज ने क्रिश्चियन मिशनरीज भेजे थे फर्स्ट टाइम, तो कौन थे वो, अकबर। और किन दो मिशनरीज को भेजा था उनका नाम भी याद, क्या वो कौन थे आपके, रोडोल्फो एक्विवा एंड एंटोनियो मॉन्सरेट, ठीक है, रोडोल्फो एक्विवा एंड एंटोनियो मॉन्सरेट, ये दो जो थे मिशनरीज को भेजा था, और ये आए अकबर के पास, ठीक है। ऑल्दो अकबर ने ही लेटर के थ्रू इनको बुलवाया गया था, और ये 2 ढाई साल 3 साल रहे और उसके बाद वापस चले गए। ऐसे ही करके अकबर के पास लगभग 3 बार क्रिश्चियन मिशनरीज आए, लेकिन अकबर चेंज नहीं हुए, ठीक है, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। तो जैसे ही मैंने बोला ना, वो क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ने लगे थे पोर्टुगीज, तो एक रीजन ये भी है, ब्रिटिश ने ज्यादा कोशिश नहीं की, ब्रिटिश ने ज्यादा कोशिश नहीं की रिलीजन में इंटरफेरेंस, रिलीजन में इंटरफेयर करने की, लेकिन पोर्टुगीज कर चुके थे, ठीक है। आप आगे पढ़ेंगे, आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, पोर्टुगीज जो थे उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, किस चीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो विजयनगर किंगडम में जो कृष्णदेव राय थे, ठीक है, कृष्णदेव राय वो भी पोर्टुगीज के समर्थक थे, उनकी हेल्प की, ठीक है, मुगल्स मराठास इन सबके साथ मिलके इन्होंने काफी सारी बैटल लड़ी, ठीक है। जैसे मैंने बताया पोर्टुगीज वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया एंड वर द लास्ट टू लीव द कंट्री, ठीक है, लेकिन कब गए वो, 1961 में, ठीक है, और गोवा दमन दीव और यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको उनसे चीज जो जगह थी वो खाली करवाई। तो आप देखेंगे वहां पर अभी भी जो ये यूनियन टेरिटरीज हैं आपकी, दमन एंड दीव, इवन गोवा वाज आल्सो अ यूनियन टेरिटरी, लेकिन उसको बाद में स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। अब दमन एंड दीव जो है, ये जो दमन एंड दीव, ठीक है, ये तो अब एक ही मिल गई है, ठीक है, दमन दीव और दादर नागर हवेली एक ही कर दिया गया है इसको, ठीक है, तो वही है। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ
टॉर्डेसलास, ठीक है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास ये हुई थी 1494। अब मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास, ठीक है, तो आप बताएंगे इसका मेन एम क्या था। जो स्पेन और पोर्टुगल थे उनके बीच में एक ट्रीटी हुई थी, दैट इज ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास इन 1494। वो ट्रीटी ये थी कि उन्होंने क्या किया, जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है, क्या है, जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है उसमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, और उस इमेजिनरी लाइन के जो ईस्ट वाला एरिया था वहाँ पोर्टुगीज ट्रेड करेंगे, और जो वेस्ट वाला एरिया था वहाँ स्पेन करेगा ट्रेड। मैं फिर से बोल देती हूँ, स्पेन और पोर्टुगल में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास, क्योंकि ऐसा हुआ ना कि सभी चाहते थे बेनिफिट लेना, लेकिन फिर वही हुई कि उनके बीच में झगड़ा होने लगा, तो उन्होंने एक संधि की, दैट इज ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास ट्रीटी की, कि उन्होंने एक नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की और बोला कि उसके ईस्ट में जो है पोर्टुगीज रूल करेंगे, ट्रेड करेंगे, और वेस्ट में स्पेन ट्रेड करेगा, ठीक है। तो दैट वाज ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास विच केम इन 1494, ठीक है। तो पोर्टुगल जो थे वो, मैंने जैसे बताया, पोर्टुगल जो है सब कुछ क्लेम करेंगे ईस्ट में, ठीक है, और जो स्पेन है वो कहाँ करेगा, वेस्ट में, ठीक है। तो आपको इसको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे इसको, इसमें जैसे हम याद करते हैं ना मटर करके, तो ऐसे पी याद कर लो, पी इसका और ये इसका, ऐसे याद कर लो कि पोर्टुगल ईस्ट, और बाकी तो आप समझदार हो, दूसरा तो आप कर ही लोगे, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ो। अब फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, अच्छा पहले ट्रेड कर रहे थे तो ऐसे उनके माइंड में क्यों आया कि हमें रूल भी करना चाहिए। आपको पता है जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उनके बीच में भी मतलब दो थिंकर्स निकले हैं, ठीक है, जो कहते थे कि ब्रिटिश जो है इंटेंशनली आए थे इंडिया में कि हमें रूल करना है, और दूसरे कहते हैं कि नहीं, वो इंटेंशनली रूल नहीं करने आए थे, बेसिकली इंडियन जो रूलर्स थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं आ रहा था, उनको किंगडम में रूल करना नहीं आ रहा था, उनको इंडिया में रूल करना नहीं आ रहा था, इसी से थककर, इसी कारण की वजह से ब्रिटिश ने रूल अपने हाथ में लिया। तो दो तरह के थिंकर्स डिवाइडेड है, ठीक है। तो लेकिन वो हमारे यूपीएससी ईपीएफओ के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की तरफ करेंगे तो वहां पे ये ज्यादा डीप में जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल ईपीएफओ तक देखेंगे। तो फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, हाँ, तो देखिए, तो ट्रेडिंग टू रूलिंग जैसे मैंने बताया, सबसे पहले कौन थे, वास्को द गामा वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज हु केम टू इंडिया, ठीक है, फर्स्ट थे पर्सन। और कहाँ पहुंचे वो, कैलिकट, ये इंपॉर्टेंट है। पहले पोर्टुगीज या पहले यूरोपियन कौन थे, वास्को ड गामा, और कहाँ पहुंचे थे, कैलिकट, ठीक है। कोलंबस भी इंडिया की तलाश में ही थे, लेकिन उन्होंने क्या फाइंड आउट कर लिया, अमेरिका, उन्होंने क्या फाइंड आउट कर लिया, अमेरिका, ठीक है। अब ये वास्को ड गामा पहुंचे कैलिकट, और ये कहाँ से आए, केप ऑफ गुड होप, जो कि आपका साउथ अफ्रीका में है, जो कि आपका साउथ अफ्रीका में। ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीजें आपको अच्छे से याद, ठीक है। साउथ अफ्रीका में एक और जगह भी है, ठीक है, तो वो आपको ढूंढना है, ठीक है। एक जगह है वहां पे किम्बरले, तो आप मुझे बताएंगे साउथ अफ्रीका की ये जो जगह है किम्बरले, व्हाई इट इज सो फेमस, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब वास्को ड गामा जो है कैलिकट पहुंच गए, किसके थ्रू, साउथ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप 1498 में, ठीक है। और जैमोरिन जो कि आपके रूलर थे कैलिकट के, इन्होंने इनका वार्मली वेलकम किया, क्योंकि ये इनके इंटेंशन से वाकिफ नहीं थे। जैमोरिन जो है इनके इंटेंशन से वाकिफ नहीं थे, उनको लगा सिर्फ ट्रेड करने आए और हमें भी हेल्प मिलेगी तो ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन एक और आता है कि इनको, वास्को ड गामा को गाइड किसने किया था, तो इनका नाम है अब्दुल माजिद, इनका नाम है अब्दुल माजिद। आपको ये जो मैं बार बार चीजें रिपीट कर रही हूँ, मेरा सिर्फ यही एम है, आपको ये चीजें जब आप लेक्चर देखेंगे तो एटलीस्ट आपको लेक्चर देखते ही चीजें याद हो जाए, ठीक है। वरना अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको ये लगभग काफी टाइम लगेगा, पर मैं वही चाहती हूँ कि आपको ये इजिली चीजें याद हो जाए, ठीक है। तो मेरे साथ बोलते भी जाइएगा आप लोग, ठीक है। अब्दुल माजिद जो थे वो फर्स्ट गुजराती पायलट जिन्होंने इनको गाइड किया था, ठीक है।
और किसने वेलकम किया था? जैमोरिन ने, ठीक है। एक तो कैलिकट में आए थे, किसके थ्रू? केप ऑफ गुड होप, और वेलकम किया था जैमोरिन जो कि रूलर थे कैलिकट के, और गुजराती पायलट थे अब्दुल माजिद जिन्होंने इनको गाइड किया, क्योंकि इनको भी नहीं पता था, ठीक है। बाय 1502 में वास्को ड गामा दोबारा आए, यहाँ पे वो लगभग 3 मंथ्स तक रहे, ठीक है, 3 मंथ्स तक रहे, और उसके बाद वो यहाँ से चले गए, और उसके बाद उनकी दोबारा विजिट हुई 1502 में, और उन्होंने ट्रेडिंग स्टेशंस लगाना शुरू किया, ट्रेडिंग स्टेशंस लगाना शुरू किया। कहाँ कहाँ किया? कैलिकट में, कोचिन में, और कैननौर। कहाँ पे? कैलिकट, कोचिन एंड कैननौर, कैलिकट, कोचिन एंड कैननौर, ठीक है, कैलिकट, कोचिन एंड कैननौर। ये आपको याद हो गया होगा आई होप। और पोर्टुगीज जो थे, दूसरे ट्रेडर्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो बस ये क्या चाहते हैं? मोनोपलाइज करना चाहते थे ट्रेड, कि सब कुछ हमारे हिसाब से। मैं आपको बताऊंगी आगे आगे पोर्टुगीज में ऐसे गवर्नर्स भी आए, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी चीजें स्टार्ट की, परमिट सिस्टम स्टार्ट किया, कार्टे सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है, वो आप अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो वास्को ड गामा के बाद आए आपके पेड्रो एल्वरेज कैब्रल, पेड्रो एल्वरेज कैब्रल। तो वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट एंड नेक्स्ट वन वाज पेड्रल एल्वरेज कैब्रल, ठीक है। इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की कैलिकट में 1500 में। तो जैसे मैंने आपको एक चीज याद करवाई थी ना, मैंने आपको बोला था पी डी और यहाँ पे लिखना एफ, उसके बाद इधर ई और इधर डी, पी डी ई डी है। तो पोर्टुगीज 1498 में आए थे, ठीक है। कहाँ लगाई इन्होंने अपनी सबसे पहले फैक्ट्री? कहाँ लगाई? कैलिकट। तो ये आपको याद रखना, पोर्टुगीज कैलिकट, पी सी, ठीक है, ऐसे याद करेंगे, पी सी। पोर्टुगीज कैलिकट में सबसे पहले उन्होंने कहाँ लगाई थी? अपनी फैक्ट्री लगाई थी। और जितने भी सी करके ही हैं मोस्टली, कैलिकट है, कोचीन है, देन कैनन, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग इसमें, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, 1505 से लेकर 1509 तक, ठीक है, 1505 से लेकर 1509 तक रहे। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा रिलेट करूं इसको, तो अगर आपको याद होगा, अगर आपने मूवी देखी होगी कुछ कुछ होता है, तो उसमें एक जॉनी लीवर जो है, उन्होंने एक बहुत ज्यादा ऑब्सेस थे वो एक पर्सन से, अल्मेडा से, ठीक है, उनका नाम अल्मेडा था। तो वही अल्मेडा की बात कर रही हूँ मैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये 1505 से लेकर 1509 तक थे। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहले पोर्टुगीज गवर्नर थे। इम्पॉर्टेंट क्यों है? पहले पोर्टुगीज गवर्नर थे। ही वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी, जिसको कार्टे सिस्टम भी कहते थे, जिसको कार्टे सिस्टम भी कहते थे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर, और दूसरा ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्टे सिस्टम इन्होंने बनाया, ठीक है। कार्टे सिस्टम क्या था कि जो भी नेवल ट्रेड होगा ना, उसमें लाइसेंस जो होगा वो पोर्टुगीज इशू करेंगे इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन में, ठीक है। उस टाइम ये लोग ऐसा सोच पा रहे थे, और हमारे इंडियन रूलर सिर्फ अपने में ही थे। इन्होंने उस चीज से बाहर आके इंडियन ओशियन में, सोचिए इंडियन ओशियन में ये चीजें सोच रहे थे कि हमारे हिसाब से यहाँ पे ट्रेड मोनोपलाइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उसके बाद अल्फांसो डी एल्बकर, ठीक है, अल्फांसो डी एल्बकर, ये कौन थे? इंपॉर्टेंट है। अल्मेडा वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर जनरल, और क्वेश्चन आता है पीएफओ में कि ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्टे सिस्टम क्या है? जैसे मैंने बताया, नेवल ट्रेड लाइसेंस है जो कि कौन इशू करेगा? पोर्टुगीज इशू करेंगे। किसने ये स्टार्ट किया था? तो ही वाज अल्मेडा। एक्चुअली स्टोरी बहुत लंबी है कि अल्मेडा के बेटे की डेथ हो गई थी थोड़े इंडियन रूलर्स के साथ, जब उसका थोड़ा क्लैश हुआ, तो उसके बाद इन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन हमें इतना डीपली नहीं जाना, हमें ईपीएफओ के लिए पढ़ना है। तो इन्होंने एक परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने एक परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया किन्होंने? एल्बकर्क। और ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, या फिर मैं बोलूं कार्टे सिस्टम, वो अल्मेडा ने किया था, जो कि पहले पोर्टुगीज गवर्नर थे, ठीक है।
पहला ये भी अल्फांसो डे अल्बुकर्क के बारे में, ही वाज अ रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर। ऐसा क्यों कहा गया रियल फाउंडर? रियल फाउंडर है अल्बुकर्क। क्वेश्चन बनता है कि पोर्टुगीज में वाज अ रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगल पावर इन इंडिया, तो आपको बताना है, क्या बताएंगे आप? इनका नाम लेंगे, अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। परमिट सिस्टम था, ठीक है, शिप बिल्डिंग सेंटर्स बनाए इन्होंने इंडिया में। अल्बुकर्क ने गोवा स्नैच किया सुल्तान ऑफ बीजापुर से, सुल्तान ऑफ बीजापुर से। ये ऐसा पहली बार हुआ कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद, ठीक है, कि किसी बाहर वाले लोग, बाहर वाले इंसान ने, बाहर वाले यूरोपियन, मान लीजिए आप यूरोपियन ही है वो, उन्होंने इंडिया की टेरिटरी अपने अंडर की। तो दैट वाई इनको रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर कहते हैं, भूलना नहीं है। अल्बुकर्क वाज द रियल फाउंडर, क्योंकि मैंने जैसे बताया, एक तो परमिट सिस्टम, दूसरा सुल्तान ऑफ, क्या नाम है इनका, बीजापुर से इन्होंने गोवा स्नैच कर लिया, ठीक। कौन सी ईयर में? 1510 में। और अबॉलिशन ऑफ सती, इंटरेस्टिंग फीचर है। अल्बुकर्क थे, रियल फाउंडर थे। जब कोई इंसान आइडियल बनता है ना, रियल बनता है, तो बहुत सारी चीजों को सही से चीजें देखता है, वो कहीं भी टिल्ट नहीं होता। तो वही था, सती को इन्होंने अबॉलिश किया। अल्बुकर्क ने रियल फाउंडर थे, ठीक है। इन्होंने जितने भी पोर्टुगीज थे उनको बोला कि आप यहीं पे बसिए, यहीं की जो वुमेन है उनसे शादी कीजिए, ठीक है, और यहाँ ताकि हमें चीजें आसान हो समझ, ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिले, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने, जैसे इनके टाइम में टोबैको, कैशूनट, कोकोनट, ये सब चीजें इंट्रोड्यूस की गई। टोबैको, कैशूनट और कोकोनट, टबैको, कैशूनट, कोकोनट। ये क्वेश्चन आता है, किसने टबैको या कैशूनट या कोकोनट इंट्रोड्यूस किया था? पटाटो, चिली हो गए, आपके लेडी फिंगर हो गए, ये सब हमारे पोर्टुगीज ने ही लेकर आए थे इंडिया में, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, इजी हो जाएगा, तो हो सकता है स्टेटमेंट में पूछ लें, तो आपको लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसके कुछ ब्राउनी पॉइंट्स देख लेते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क के, ठीक है। बस फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का तो यही है कि पहले पोर्टुगीज गवर्नर जनरल थे और ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने स्टार्ट की थी, कार्टेज सिस्टम, ठीक। उसके बाद आपके अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया था? मैं जैसे मैंने बताया, रियल फाउंडर थे पोर्टुगीज पावर के, ठीक है। परमिट सिस्टम स्टार्ट किया था, सती को अबॉलिश किया था, सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा स्नैच किया था, ठीक है, और टबैको, कैशूनट्स और कोकोनट्स जैसी चीजें ये इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। अब आपके आते हैं तीसरे गवर्नर, दैट इज नीनो द कुन्हा करके है इनका, ठीक है, नीनो द कुन्हा। ठीक है, तो इन्होंने 1529 में ऑफिस अपना बेसिकली ऑफिस एज्यूम किया, ऑफिस में आए, ठीक है, इनको मिला, और इन्होंने क्या किया, अपना हेडक्वार्टर जो था वो कोचीन से गोवा की तरफ शिफ्ट कर लिया, कोचीन से गोवा की तरफ शिफ्ट कर लिया। तो क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस पोर्टुगीज गवर्नर ने अपना हेडक्वार्टर जो है कोचीन से गोवा शिफ्ट किया था? तो इनका नाम नीनो ने किया था, नीनो। बहादुर शाह गुजरात जो थे, उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था हुमायूं के साथ, तो ये पूछ सकते हैं जो नीनो है उनके टाइम पे कौन से मुगल एम्परर थे, उनके टाइम पे कौन से मुगल एम्परर थे? तो कौन थे? हुमायूं। उनसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बहादुर शाह का गुजरात में। उसके बाद क्या हुआ, ये गए पोर्टुगीज के पास हेल्प लेने के लिए, पोर्टुगीज ने हेल्प करी, लेकिन हुमायूं ने क्या किया, बाद में वो बैकआउट कर गए। और क्या हुआ, ट्रेड, जब ये लोग साथ में ट्रेड कर रहे थे, पोर्टुगीज और बहादुर शाह बेसिकली ऑफ गुजरात, तो इनके पीछे कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। वो क्या चाहते थे, वॉल चाहते थे कि ये आपका एरिया, ये हमारा एरिया, बट पोर्टुगीज ऐसा नहीं चाहते थे। पोर्टुगीज, जैसे मैंने बताया था, उनका मेन एम क्या है, मोनोप्लाइज करना, ठीक है, मेन एम क्या है, मोनोप्लाइज करना। तो वो चाहते थे, और उन्होंने उनको बुलाया जब वो मान नहीं रहे थे, और उनको मार दिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने हुगली, बंगाल में अपना इन्फ्लुएंस रखा। यहाँ पे पायरेसी जैसी चीजें होती थी, वहां पे इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस रखा, पोर्टुगीज से पूछ सकते हैं। तो कौन थे? पोर्टुगीज, ठीक। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, पोर्टुगीज 1498 में आए थे। सबसे पहले फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाई अपनी? कैलीकट में लगाई, फिर कोचीन, कैनानौर,
सबसे पहले वास्को ड गामा आए थे 1498 में, ठीक है। फिर ज़ैमोरिन इनका वेलकम किया था, अब्दुल माजिद ने उनको गाइड किया था, ठीक है। फिर दोबारा आए थे वो, उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी अपनी कोचिन, कैलिकट एंड कैननौर में। देन उसके बाद आपके कौन आए थे, कैब्रल आए थे, ठीक है। कैब्रल ने बेसिकली फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी आपके कैलिकट में, ठीक है। उसके बाद कौन आए आपके, अल्मेडा आए, अल्मेडा फर्स्ट पोर्टुगीज थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए थे। फिर आपके कौन आए, फिर आए आपके फ्रांसिस एल्बकर्क आए आपके, एल्बकर्क ने परमिट सिस्टम स्टार्ट किया था और रियल फाउंडर कहा गया था इनको। क्यों कहा गया था, मैंने बताया था आपको, इन्होंने सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा स्नैच कर लिया था, ठीक है, और गोवा को एक्वायर कर लिया था। सती प्रोबिट की थी एल्बकर्क ने, ठीक है, और टबैको, कैशूनट, कोकोनट जैसी चीजें इंट्रोड्यूस की थी। फिर आए आपके नीनो, थर्ड पोर्टुगीज गवर्नर, एंड इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर है वो कोचीन से गोवा की तरफ शिफ्ट कर लिया था, कोचीन से गोवा की तरफ शिफ्ट कर लिया था। और फिर इनके टाइम पे हुमायूं थे, मुगल एम्परर, और इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने एक तो बहादुर शाह को मारा था, खैर ये भी पूछ सकते हैं आपसे, और अपना हुगली में, बंगाल में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पोर्टुगीज का जो है वो डिक्लाइनमेंट शुरू हुआ, ठीक है, उनका ग्राफ ऐसे से ऐसे होना शुरू। तो पहला देखेंगे कि बहुत सारी जो पावरफुल डायनेस्टीज थी इजिप्ट, पर्शिया और नॉर्थ इंडिया में, वो एमर्ज हो रही थी। दूसरा मराठास भी थे, ठीक है, मराठास भी थे। अगर मैं बोलूं कि ब्रिटिश को टक्कर कौन दे सकती तो मराठास ही थे, लेकिन आपको याद होगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठास के बीच में हुई थी और अफगान के बीच में हुई थी, जिसमें मराठास हार गए थे, ठीक है। तो ये भी पढ़ेंगे हम आगे, पर पहले इसको देखते हैं। पॉलिटिकल फियर भी था क्योंकि मिशनरीज भेज रहे थे, जैसे मैंने बोला ब्रिटिश इन सब चीज़ों से बहुत ही अवेयर थे। उन्होंने देख लिया था कि मिशनरीज को ज़्यादा प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि इससे काफ़ी उनको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन पोर्टुगीज का मेन एम था ट्रेड तो करना ही था और क्रिश्चियनिटी भी प्रमोट करनी थी, ठीक है। उसके बाद द राइज ऑफ इंग्लिश और डच, जैसे मैंने बताया इंग्लिश और डच भी आ गए थे। फिर करप्शन होने लगा, पायरेसी, ये सब चीज़ें बढ़ गई, ठीक है। और पोर्टुगीज का जो डाइवर्जन था उनका था कि वो वेस्ट की तरफ भी चले गए। पहले तो ट्रीटी अकॉर्डिंग तो उनको ईस्ट की तरफ जाना था, बट वो वेस्ट की तरफ भी चले गए। उनको जब ब्राजील मिला तो वहां भी शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस क्या है पोर्टुगीज की, सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्टुगीज। तो इनिशियली क्या था कि यूरोपियन एरा में, ठीक है, एक तो क्या है, इन्होंने नेवल पावर बढ़ाई, नेवल पावर बढ़ाई। आपको पता है हमारे जो चोलास थे मिडिवल पीरियड में, चोलास, द ग्रेट चोलास, दे वर वेरी फेमस, उनकी नेवल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उसके बाद पोर्टुगीज की थी। किसी फॉरेन, अगर मैं फॉरेनर की बात करूं तो वो पहले पोर्टुगीज थी। नेवल पावर की वजह से ये मास्टर्स थे टेक्निक्स जो सी में लगाते थे, ठीक है। इनका मल्टी डेक शिप्स बनाते थे जो कि हेवीली कंस्ट्रक्ट करते थे, शिप्स बहुत अच्छी बनाते थे, ठीक है। पोर्टुगीज जो थे क्रिश्चियनिटी स्टार्ट कर दी उन्होंने मलाबार और कॉन्कन वाले एरिया में, इसलिए आपको बहुत सारे लोग अभी भी वहाँ पे कन्वर्टेड मिलेंगे क्रिश्चियनिटी की तरफ, ठीक है। मिशनरीज वगैरह प्रमोट करने लगे। पोर्टुगीज जो थे उन्होंने आर्सेनल और डॉकयार्ड बनाना भी शुरू कर दिया अपना, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने यूरोपियन आर्ट ऑफ वॉरफेयर को भी प्रमोट किया, जो यूरोपियन आर्ट ऑफ वॉरफेयर उसको भी प्रमोट किया। सिल्वर स्मिथ, ठीक है, और गोल्ड स्मिथ जो सुनार होते हैं वो भी, मतलब जो उनका काम है सोने चांदी का काम है, वो भी गोवा में काफी फ्लरिश हुआ इनकी वजह से। और ये प्रिंटिंग प्रेस लेके आए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन लेकर आए थे, तो प्रिंटिंग प्रेस लेकर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रिंटिंग प्रेस, और बाइबल को प्रिंट किया कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कुछ क्रॉप्स थे, टोबैको लेके आए थे, ठीक है, तंबाकू, कैशूनट, आपके काजू, पटैटोज भी, लेडी फिंगर भी, और चिली मिर्च भी, इवन पाइनएप्पल, सपोटा, इवन ग्राउंडनट भी, ये सब आपके पोर्टुगीज लेके आए थे। हो सकता है स्टेटमेंट में दे दे क्योंकि ईपीएफओ लास्ट 2 इयर्स पहले हुआ था, ठीक है, 20 में आया था, 21 में एग्जाम हुआ था। तो ऑब्वियस है यूपीएससी, क्योंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इस एग्जाम को लेती है, तो अपना स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाती है हमेशा। चीज़ें टफ हो रही हैं तो
तो आपको ओवरऑल लेके चलना है। ऑल्दो आता तो फैक्चुअल है, लेकिन हमें हर तरह से रेडी होना, ठीक है। नेक्स्ट है कि पोर्टुगीज जो थी टेरिटरी अपनी वेस्ट कोस्ट पे भी थी, मुंबई दमन दीव तक थी उनकी। उन्होंने अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए मैंगलोर में, कैननौर में, कोचिन में, कैलिकट में। पोर्टुगीज ने अपने ईस्ट कोस्ट में भी स्टैब्लिश किए, जैसे सेंथोम चेन्नई में, पूछ सकते हैं वेरी सेंथोम, तो चेन्नई में है, ठीक है। नागापट्टिनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। हुगली बंगाल में है, खैर ये तो पता है वहां पे हुगली रिवर है, लेकिन सेंथोम पूछ सकते हैं आपको कहाँ है, चेन्नई में है, ठीक है। आगे बढ़ते, हमने पोर्टुगीज कर लिया, हमें ये पता चल गया 1498 में हमें पता चल गया सबसे पहले कौन आया, 3 गवर्नर जनरल थे। हमें यही पता चल गया उन्हें फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश की थी, क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस की, कैसे उनका डिक्लाइनमेंट हुआ, क्या क्या उनका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। हमने ये सब पढ़ लिया। अब हम चलेंगे आगे डच की तरफ, पी के बाद आता है डी, ठीक है, डच की तरफ। तो आपको पता होना चाहिए कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, ये जो थे फर्स्ट डचमैन थे, 1602 में आए थे, डचमैन थे, और सुमात्रा और बैंटम में 1596 में पहुंचे थे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ज्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं था एम्पायर बिल्डिंग का डच का, लेकिन उनके कंसर्न थे ट्रेड करना। एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी थी नीदरलैंड की, वो मार्च 1605 में उन्होंने बनाई, जिसको वहां के पार्लियामेंट ने मंजूरी दी, ठीक है। फिर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, फर्स्ट फैक्ट्री लगाई मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश इन 1605। कहाँ लगाई? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश 1605। तो आपको पता होना चाहिए मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश 1605। डच ने कहाँ लगाई? मसूलीपट्टनम में। पोर्टुगीज ने कहाँ लगाई? कैलिकट में 1500 में, इन्होंने 1605 में, ठीक। ये भी याद होना चाहिए आपको। पुलिकट पहले उनका मेन सेंटर था, लेकिन उन्होंने उसको नागापट्टिनम जो कि आंध्र प्रदेश में है वहां से रिप्लेस कर दिया था डच ने। पहले पुलिकट मेन सेंटर था, उसके बाद किससे रिप्लेस कर दिया था? नागापट्टिनम। ब्रिटिश और डच ट्रीटी हुई थी बीच में 1667 में, जब दोनों की फाइट हो गई थी, ब्रिटिश और डच की, क्योंकि ऐसा होता है जब कॉम्पिटिटर्स बढ़ते हैं तो फाइट तो होता है, ठीक है। लेकिन इनमें एक ट्रीटी हुई, डच ने बोला हम इंडिया पे क्लेम छोड़ देंगे और ब्रिटिश ने बोला हम इंडोनेशिया पे क्लेम छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे इनकी ट्रीटी हुई। 1667 डच ने मोनोपलाइज किया ट्रेड ब्लैक पेपर स्पाइसेस में, ठीक है। एक स्पाइस आइलैंड है इंडोनेशिया, क्वेश्चन बन सकता है कि स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, स्पाइस आइलैंड कहाँ है? इंडोनेशिया में, ठीक। इंडियन कमोडिटीज जो डच ट्रेड करते हैं, जहाँ पे सिल्क है, कॉटन है, इंडिगो है, राइस है, ओपियम है, ओपियम, ये सब। इंडिगो तो आप जानते होंगे ना, इंडिगो रिवॉल्ट भी हुआ था, नील क्रांति, ठीक। राइस है, सिल्क है, ये सब इंडियन थे। ओपियम भी आप जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद है डिक्लाइन इन इंडिया। इंडिया में कैसे डिक्लाइन हुआ? जैसे मैंने बताया था एंग्लो डच राइवलरी हुई थी, ठीक है। एंग्लो डच राइवलरी हुई थी, और फिर डच का जब होता है ना, जब राइवलरी होनी शुरू हो गई, तो उनका मलाय की तरफ, मलेशिया वाली साइड पे, मलाया की पेलोगी सॉरी आर्कीपेलागो की साइड में उनका ध्यान शिफ्ट हो गया, ठीक है। बैटल ऑफ बेदड़ा हुई थी डच के बीच में और इंग्लिश के बीच में, जिसमें इंग्लिश ने डच को हरा दिया था, तो 1759 में हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है बैटल ऑफ बेदड़ा किसके बीच में हुई थी? डच और इंग्लिश के बीच में। कौन जीता था? इंग्लिश जीती थी। कौन से ईयर में? 1760 में, ठीक है। डच ने अपनी फैक्ट्री कहाँ कहाँ स्टैब्लिश की? ईस्टर्न में भी और वेस्टर्न में भी स्टैब्लिश की, ध्यान रखना, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी स्टैब्लिश की। तो मसूलीपट्टनम में सबसे पहले 1605, फिर पुलिकट तो मेन सेंटर था, सूरत भी करेंगे जितने भी कोस्टल है, बिमलीपट्टनम, कराईकल, ये सारे के सारे, चिंसुरा, ठीक, कासिम बाजार, ये कासिम बाजार, बैरंगोर, पटना, बालासोर, नागापट्टिनम, कोची, यहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की डच ने। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश की थी? मसूलीपट्टनम में, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और हाउटमैन वाज द फर्स्ट डचमैन, ठीक है। अब ये मैप है, ठीक है, इसको आप एक बार जरूर अपने हाथ से बनाइएगा, इसको कॉपी करके, आपको याद हो जाएगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीज़ें हैं। जैसे मैंने इसमें पोर्टुगीज़ के बारे में बताया कि पोर्टुगीज़ ने कहाँ लगाया, गोवा हो गया, चौल हो गया, दीव हो गया, दमन हो गया, बसेन हो गया, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बसेन पढ़ेंगे आगे हम, ठीक। उसके बाद डच ने कहाँ कहाँ किया? डच कोचीन है, कोलंबो है, जाफना है, ये नागापट्टिनम हो गया, और आपका
ठीक है, ये सब हो गया। नेक्स्ट आपका ब्रिटिश तो खैर हर जगह ही है, बॉम्बे हो गया, ठीक है। बॉम्बे के बाद उन्होंने स्टार्ट किया आपका मद्रास, ठीक है, ये फोर्ट सेंट डेविड करके, मसूलीपट्टनम, विजयगापट्टनम, टिपली करके सब, कैलकटा भी इवन, ठीक है। फिर फ्रेंच आए आपके, फ्रेंच कहाँ है, माहे में है, ठीक है। और लास्ट टाइम पे यही थे, ठीक है, पौंडीचेरी वाली साइड में, पौंडीचेरी हो गया। फिर आए डेनिश 2 जगह आए थे, एक सीरमपुर में आए थे और एक तंजोर वाले एरिया में आए थे। सबसे पहले यहाँ आए थे सीरमपुर ने, इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी, तो आपको याद होना चाहिए कि 10 ज़्यादा जगह नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है इंग्लिश, PD हो गया, नेक्स्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश 1600 में आया आपका, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स अपने आप को बोलते थे मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक है, मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की कंपनी बनाई उन्होंने, मर्चेंट एडवेंचर्स। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ब्रिटिशर्स की का जो ग्रुप था सबसे पहले जो ट्रेड करने के लिए आया था, व्हाट वर द नेम ऑफ इट, व्हाट वाज द नेम ऑफ इट, तो मर्चेंट एडवेंचर्स था। दिसंबर 31 1600 में चार्टर इशू किया गया क्वीन एलिजाबेथ वन ने 15 ईयर्स के लिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था 15 साल के लिए। मैंने आपको ये भी बताया था 1609 में इंडेफिनेटली इसको बढ़ा दिया गया था। फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी 1600 में आई थी। सबसे पहले आए थे आपके कैप्टन हॉकिंस आए थे जहांगीर की कोर्ट में। ये क्वेश्चन घुमा सकते हैं, कैप्टन हॉकिंस कौन से वाले कोर्ट में आए थे, ठीक है, किसके कोर्ट में आए थे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप घुमा सकते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। जैसे निनो जो थे किस मुगल एम्परर के टाइम पे थे, हुमायूं के टाइम पे थे, आपको पता होना चाहिए। ठीक, कैप्टन हॉकिन आए थे जहांगीर के कोर्ट में और जहांगीर को से परमिशन मांग रहे थे कि प्लीज हमें सूरत में सेंटर लगाने के लिए, ट्रेडिंग सेंटर बनाने के लिए प्लीज परमिशन दे दीजिए। जहांगीर बहुत इंप्रेस हो गया था, लेकिन पोर्टुगीज के प्रेशर में था जहांगीर, तो उसने मना कर दिया था, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद कैप्टन हॉकिन के बाद आए थॉमस रो, ठीक है, उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई सूरत में। 1613 में जहांगीर ने एक फरमान इशू कर दिया, किसको, सर थॉमस रो को, कि आप अपने ट्रेडिंग सेंटर लगाओ आगरा, अहमदाबाद, भरूच। तो क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश को फर्स्ट फैक्ट्री तो सूरत में लगाई इंग्लिश ने, पोर्टुगीज ने कहाँ लगाई थी, कैलिकट, डच ने कहाँ लगाई थी, मसूलीपट्टनम, इंग्लिश ने कहाँ लगाई, सूरत। लेकिन इनको जहांगीर ने किस जगह जो है फरमान के लिए एग्री कर दिया था, वो थे आगरा, अहमदाबाद, भरूच। आगरा, अहमदाबाद, भरूच, आगरा, अहमदाबाद, भरूच, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन काफी बार आता है, ठीक है। कहाँ कहाँ इनको दिया था, तो याद रखेंगे आप ये, ठीक है। जैसे इसको ABA करके याद कर लीजिए, कुछ भी ट्रिक बना लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, या तो किसी PCS में आ चुका है, मेरे को अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा है, बट ये क्वेश्चन आ चुका है कि जहांगीर ने किन 3 जगह पे ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश करने के लिए थॉमस रो को परमिशन दिया था, तो आगरा, अहमदाबाद और भरूच, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें 1615 में हाँ जी, तो 1615 में सर थॉमस रो आए थे, ठीक है, और जहांगीर से उन्होंने परमिशन ले ली फैक्ट्रीज लगाने के लिए। अब एक बॉम्बे था, बॉम्बे का कंट्रोल कैसे मिला, देखो इंग्लिश के साथ सब अच्छा अच्छा हो रहा था, बहुत ही वाइजली डिसीजन ले रहे थे। चार्ल्स जो थे इंग्लिश ब्रिटिशर जो थे, इनकी शादी हुई एक पोर्टुगीज प्रिंसेस से जिनका नाम था कैथरीन, और इनको पूरे डाउरी में उन्होंने कैथरीन के घर वालों ने पूरे डाउरी में इनको बॉम्बे का कंट्रोल दे दिया, ठीक है। मद्रास, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था, रिप्लेस मसूलीपट्टनम को उन्होंने रिप्लेस कर दिया था और हेडक्वार्टर लगा लिया था, ठीक है, ठीक है। कहाँ लगा लिया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज रिप्लेस्ड मसूलीपट्टनम। फोर्ट सेंट जॉर्ज में उन्होंने साउथ इंडिया में जो कि कैलकाटा में है, वहां पे उन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया। प्रेसिडेंसी बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, ये सब कैपिटल थी इनकी, ठीक, सॉरी बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, जिससे उसे कैपिटल आपकी क्या थी, कैलकाटा, ठीक है। 1750 में इंग्लिश मिशन आया, जॉन सरमन, जो कि आए आपके एम्परर फारूक सियार। अभी हम आगे पढ़ेंगे, औरंगजेब के बाद चीजें हुई, औरंगजेब के जो बेटे आए थे एट द एज ऑफ 63, बहादुर शाह, ठीक है, उनके बाद आए थे फारूक सियार विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स, ठीक है।
तो वहां से देखेंगे फारूक सियार ने क्या हुआ था, फारूक सियार की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और एक विलियम मिडल्टन करके डॉक्टर थे, शायद हाँ उनकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी और उस डॉक्टर ने हेल्प की, तो काफी वो खुश रहते थे ब्रिटिशर के साथ, ठीक है। तो उन्होंने जॉन सरमन को भी इम्प्रेस होके क्या कर दिया था, फरमान जारी कर दिया था, बोला था आप बंगाल, गुजरात, हैदराबाद में क्या कीजिए, आपको यहाँ पे फरमान दिया कि आप अपनी जो करना है आपको यहाँ पे ट्रेड कीजिए। और गोल्डन फरमान तो पहले ही मिल गया था ब्रिटिश को, गोल्डन फरमान जो कि आपके सुल्तान ऑफ गोलकुंडा है, उन्होंने 1632 में इंग्लिश को पहले ही फरमान दे दिया, तो पहले ही ब्रिटिश ने काफी दिल जीत लिए थे, ठीक है, इंडियंस के। अब फारूक सियार का फरमान जो कि मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी है, इससे काफी इफेक्ट पड़ता है कि बंगाल जो थी कंपनी वो कि बंगाल को बंगाल द कंपनी वाज परमिटेड टू इशू दस्तक फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच गुड्स, उनको फ्री दस्तक मिलने लग गए थे बंगाल में और कैलकाटा हैदराबाद में, तो यहाँ पे कितनी सब चीजें वो बचा पा रहे थे अपनी, ठीक है, ड्यूटीज नहीं लगती थी, ठीक है, सूरत में उनको 10,000 रुपीज देना होता था, वो एग्जाम थी, ठीक है। और ये भी बोला गया इट वाज डिक्रीड दैट कॉइन जो थे कंपनी के वो मिंट होंगे बॉम्बे में, जहाँ पे वेयर टू हैव करेंसी थ्रू आउट द मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर में पूरी जगह वो करेंसी जो है सर्कुलेट की जाएगी। अब देखिए कितने पावरफुल हो रहे थे धीरे धीरे इंग्लिश, ठीक। अब आगे बढ़ते, व्हाई द इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियंस। तो अभी तक जो से मैंने आपको बताया उनके बारे में आधी चीजें तो आपको पता ही चल गई होगी कि क्या क्या रीजन था। तो एक तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो हो ही गया, स्टार्ट हो गया था 18th सेंचुरी में, ठीक है, और मिलिट्री स्किल और डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा था इंग्लिश का, दे वर वेरी डिसिप्लिन, फेयर सिलेक्शन होता था। जैसे इंडियन रूलर्स में क्या होता था कि हेरिडिटरी वो लोगों को अपॉइंट करते थे, हेरिडिटरी लोगों को अपॉइंट करते थे, उनके यहाँ हेरिडिटरी चलती थी। अगर आपने बाहुबली देखी होगी कटप्पा वाला, कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, मैं थोड़ा सा रिलेट कर रही हूँ, रीजन क्या था, हेरिडिटरी था सर, ठीक है, तो हेरिडिटरी वाला सिस्टम था इंडियंस में, लेकिन इनमें नहीं था, वही वाला था, मेरिट सिस्टम प्रमोट करते थे। और जो ब्रिटिशर्स थे वो न्यू न्यू टैक्टिक्स जो थे अपनाते थे, न्यू न्यू टैक्टिक्स जो थे अपनाते थे, ठीक है। अब ब्रिटेन ने और एक और चीज थी, ब्रिटेन में स्टेबल मोनार्क था, ब्रिटेन में स्टेबल मोनार्क था। एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना लीडर का, अगर लीडर अच्छा है वो भले ही वो कुछ ना करे तो फिर भी जीतने के चांसेस होते हैं, अगर लीडर अच्छा नहीं है तो फिर मान के चलिए वो चाहे वो कोई भी आर्मी हो या वो कोई भी देश हो, वो अच्छे से नहीं चल पाता, ठीक है। अगर लीडर अच्छा है आपका तो बहुत सारी चीजें आप इजिली मैनेज कर सकते हैं। ब्रिटेन वॉज लेस जेलस अबाउट रिलीजन, जैसे मैंने बताया लेस इंटरेस्टेड था क्रिश्चियनिटी चलाने में, जैसे स्पेन, पोर्टुगल, डच, इनका तो मेन एम ही था कि ट्रेड के बाद हमें क्रिश्चियनिटी प्रमोट करनी है, लेकिन ब्रिटिश लेस जेलस थे, ठीक है। ब्रिटेन यूज द डेब्ट मार्केट टू फंड इट्स वॉर, और डेट मार्केट यूज करते थे, अगर कोई भी वॉर करते थे तो डेट मार्केट का यूज करते थे। अब बात आती है डेन्स की, तो हम लोगों ने पढ़ लिया PDE, ठीक है, हमने पढ़ लिया PDE। पोर्टुगीज हो गए, पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई इन्होंने अपनी, कैलिकट। डच पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई इन्होंने, मसूलीपट्टनम। इंग्लिश पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई इन्होंने, सूरत। याद करते हुए चलना है आपको, 1600, 1696 एंड 1498। पोर्टुगीज ने सबसे पहले लगाए थे आपका कैलिकट में, एंड आपके डच ने लगाया था आपका मसूलीपट्टनम, क्या आंध्र प्रदेश। अगर आप ये ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको ये याद हो गया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फ्रेंच, फ्रेंच की बात करते हैं, ठीक है। एक मिनट, डेन्स तो रह ही गया, डेन, ठीक है, डेन पढ़ाना था मुझे, तो देखिएगा डेनमार्क सेटलमेंट, ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1616 में, और 1620 में फर्स्ट फैक्ट्री लगाई अपनी ट्रेनकेबार नियर तंजोर, ठीक है, ट्रेनकेबार नियर तंजोर। तो पहली फैक्ट्री लगाई थी ट्रेनकेबार नियर तंजोर तमिलनाडु में, जो कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है। और अपना पहला प्रिंसिपल सेटलमेंट जो है वो सेरमपुर में लगाया था, कैलकाटा के पास, पहला प्रिंसिपल सेटलमेंट सेरमपुर में, और फर्स्ट फैक्ट्री लगाई थी आपके ट्रेनकेबार तंजोर में। डेन्स आर बेटर नोन फॉर देयर मिशनरी एक्टिविटीज देन फॉर कॉमर्स, तो एक रीजन ये था
ये ज्यादा चल नहीं पाए। तो PDE, डी हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं आपके फ्रेंच की, ठीक है। फ्रेंच लास्ट। तो फ्रेंच 1664 में आया, फ्रेंच 1664 में आया। तो लुइस 14 थे, ठीक है, लुइस 14 थे और उनके फेमस मिनिस्टर थे कॉलबर्ट, उनके फेमस मिनिस्टर थे कॉलबर्ट। उन्होंने कंपनी बनाई दैट इज कैपेगनी डेस इंडस ओरिएंटल्स, ठीक है, ये करके थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। थोड़ा फ्रेंच में लिखा हुआ है और डिफरेंट होती है फ्रेंच बोलना, ठीक है। 1664 में, और इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की सूरत में। और किन्होंने की? बाय फ्रांसिस कैरन। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। किसने लगाई? फ्रांसिस कैरन ने। किसने क्या कहते हैं कंपनी जो है नींव रखी? कॉलबर्ट ने, ठीक है। किसके टाइम पे? कौन से किंग के टाइम पे? दैट इज लुइस 14, ठीक, लुइस 14। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रांसिस मार्टिन। इन्होंने पौंडीचेरी में और पहले गवर्नर बने पौंडीचेरी के। पूछ सकते हैं पहली क्या कहते हैं पौंडीचेरी में किसने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की? कौन से फ्रेंच रूलर ने की या गवर्नर ने की? तो आपको नाम पता होना चाहिए, फ्रांसिस मार्टिन, ठीक। और फर्स्ट गवर्नर थे ये पौंडीचेरी के। हैंसफोर्थ पौंडीचेरी जो था हेडक्वार्टर था फ्रेंच पोजीशन का। जैसे गोवा का आपने लास्ट में देखा होगा, अभी भी आप पौंडीचेरी वाले एरिया में चले जाओ तो वहां पे थोड़ा फ्रेंच कल्चर दिखता है, रीजन वो वहां पे भी थे, ठीक है। पौंडीचेरी जो था नर्व सेंटर था फ्रेंच पावर का इंडिया में, ठीक है, नर्व सेंटर। अब बिगनिंग हुई जब, तो इंग्लिश और फ्रेंच जो है कॉम्पिटिट करने लगे, ठीक है। और क्या हुआ? वही सबसे ज्यादा थी कार्नेटिक और बंगाल रीजन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड, थर्ड, ठीक। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुई थी 1740 में, 48 तक चली फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। और जो कार्नेटिक वॉर है ये सिर्फ किसके बीच में थी? ब्रिटिश एंड फ्रेंच के, ब्रिटिश फ्रेंच के बीच में, ठीक। एंड हुई थी 1748 में, और किसके थ्रू एंड हुई थी? एक ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल करके, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल हुई थी पहली। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में पूछते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। और कितने टाइम तक थी ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर? 40 से लेकर 48, लगभग 8 इयर्स, ठीक। नेक्स्ट 48 में, क्योंकि 8 में खत्म हुई है 48 में, तो 48 में ही ट्रीटी होगी। नेक्स्ट सेकंड कार्नेटिक वॉर 1749 से लेकर 54, इसमें भी फ्रेंच जो थे इंग्लिश फ्रेंच जो थे इंग्लिश से हार गए थे साउथ इंडिया में, फ्रेंच जो थे इंग्लिश से हार गए थे साउथ इंडिया में। थर्ड कार्नेटिक वॉर हुई 58 से 63, और इस बीच में एक बैटल ऑफ वांडी वॉश भी हुई थी, जो कि तमिलनाडु का एरिया है। बैटल ऑफ वांडी वॉश ब्रिटिश जीत गए थे 1760 में, और ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई 1763 में। मैं बात कर रही हूँ थर्ड कार्नेटिक वॉर की। थर्ड कार्नेटिक वॉर में हुई है ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में। थर्ड कार्नेटिक वॉर में हुई है ट्रीटी ऑफ पेरिस। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में हुई है ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। टाइम था 40 से लेकर 48। सेकंड कार्नेटिक वॉर हुई है 58 से, सॉरी 49 से 54, ठीक है। और इधर हुई है 58 से 63, ठीक। 63 में ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस। अब एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ वांडी वॉश, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया इंग्लिश ने जीती थी जनवरी 22, जनवरी 22 1760, वांडी वॉश तमिलनाडु में। जनरल आयर कूट ऑफ द इंग्लिश ने किसको हराया था? फ्रेंच आर्मी के लीडर थे काउंट थॉमस आर्थर डी लेली, काउंट थॉमस आर्थर डी लेली, और उनको प्रिजनर बना लिया था। इनसे पहले थे एक डुप्ले, ड्यूप्ले भी थे फ्रेंच के जो रूलर थे, गवर्नर थे सॉरी, वो ड्यूप्ले भी थे। उनके बाद ये आए थे काउंट थॉमस आर्थर डी लेली, और इनको हराया था। तो पूछ सकते हैं काउंट थॉमस आर्थर डी लेली किन की साइड से थे? फ्रेंच की साइड से। तो फ्रेंच की साइड से कौन था? काउंट डी आर्थर डी लेली, लेली याद करेंगे तो हो जाएगा। और इधर इंग्लिश की साइड से इंग्लिश ई, और यहाँ पे आयर जो है वो भी ई है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें। फ्रेंच वॉज अलाउड टू यूज इंडियन सेटलमेंट फॉर कॉमर्शियल पर्पज ओनली। फ्रेंच को अलाउ था कि आप यूज कर लीजिए इंडियन सेटलमेंट, लेकिन कमर्शियल पर्पज के लिए, ठीक है। लेकिन फोर्टिफिकेशन या सेटलमेंट बैन थे, ठीक है। तीन कार्नेटिक वॉर के बाद फाइनली फ्रेंच जो है क्रश कर दिए गए, और सिर्फ पौंडीचेरी तक लिमिट हो गई, सिर्फ पौंडीचेरी तक लिमिट हो गई।
अब हम पढ़ेंगे क्या क्या वो कारण थे जो फ्रेंच ऐसे फेल हुए एज कंपेयर टू इंग्लिश। पहला, इनएडिक्वेट मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट था। अब आपको पता था ब्रिटिश तो काफी ब्रेनी थे, डेट मार्केट से पैसा लेते थे वो, ठीक है, वॉर लड़ते थे। इनके पास इनएडिक्वेट मिलिट्री था। फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट था यूरोप में, काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। तीसरा, इल मैनेज पॉलिसी थी इंपीरियल फ्रांस की, ठीक है, लीडरशिप भी ज्यादा अच्छी नहीं थी एज कंपेयर टू ब्रिटिश, ठीक। लैक ऑफ कमर्शियल इंसेंटिव टू फ्रेंच कंपनी और साउंड कमर्शियल बेस ऑफ द इंग्लिश कंपनी। तो ये कुछ कारण हैं फ्रेंच के फेल होने के, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द लेक्चर, ठीक है। मैं वापस से एक बार फिर से आपको बता देती हूँ याद करने के लिए, ठीक है। हमें याद होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें वो चीज़ याद होनी चाहिए। ई डी, मैंने बोलता एफ करके, यानी यहाँ पे ई और डी और एफ, ई डी एफ। पहले पोर्टुगीज आए थे, ठीक। पोर्टुगीज 1498 फैक्ट्री लगाई कैलिकट में, फैक्ट्री लगाई। फिर आए आपके डच आए लगभग 100 ईयर का गैप मान लो 1596 में फैक्ट्री लगाई मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। फिर आप आए आपके इंग्लिश, ठीक है। 4 साल बाद 4 इयर्स के बाद 1600 में फैक्ट्री लगाई सूरत में, सूरत, ठीक। फिर आए आपके डेन्स आए आपके 1602 में और फैक्ट्री लगाई उन्होंने टैंक्वे बार तंजोर तमिलनाडु, ठीक। फिर लास्ट आपके आए फ्रेंच आए 1664 में। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगाई उन्होंने? सूरत में। आपको ये याद होना चाहिए बाय हार्ट, मुझे याद हुआ है, आपको भी याद होना चाहिए। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लें और आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं हमें वो याद होना चाहिए। अगर क्या होता है ना, जब हम एग्ज़ाम देते हैं, अगर हमारा पढ़ा हुआ नहीं आया तो हमें उतना दुख नहीं होता, पर अगर हमारे पढ़े हुए में से आया है और हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाए तो ज़्यादा दुख होता है। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू। सेकंड लेक्चर में मिलते हैं इसके बाद।